हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे, आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे से चल रही होगी। देखिए, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, यानी किसी भी मानव के अंदर जो फीमेल होती है उसमें भ्रूणीय विकास कैसा होता है, मतलब जो भ्रूण होता है उसका विकास कैसे होता है, डेवलपमेंट कैसे होता है, वो पूरा का पूरा आपको हम आज की इस वीडियो में यहाँ पे क्लियर कराने वाले हैं। देखिए, ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में तो बहुत कम पूछा जाता है, लेकिन हाँ, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे संबंधित छोटे छोटे क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में कई सारे पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं किसी भी मानव के अंदर जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है यानी कि जो भ्रूणीय विकास होता है, यह कुछ प्रक्रियाओं में होती है, मतलब यह प्रक्रिया कई स्टेप में होती है, कई चरणों में संपन्न होती है। देखिए, सबसे पहले तो आपको पता है कि जो स्पर्म होता है यानी जो शुक्राणु होता है, यानी जिसको आप नर युग्मक कहते हैं, तो जब नर युग्मक मिलता है किसके साथ, जब नर युग्मक मिलता है किसके साथ, मादा युग्मक के साथ, तो क्या बनाता है, नर युग्मक जब किसके साथ मिलेगा, मादा युग्मक के साथ, तो क्या बनाता है, जाइगोट बनाता है। क्या बनाता है, जाइगोट। या तो नर युग्मक जब मादा युग्मक के साथ मिलेगा तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजेशन यानी कि निषेचन बोलते हैं। तो निषेचन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है, एक डिप्लॉइड संरचना बनती है। कैसी संरचना बनती है, एक डिप्लॉइड संरचना बनती है, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं जाइगोट। तो यहां पे आपको याद रखना है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जाइगोट बोलते हैं, या हम हिंदी में क्या बोलते हैं, युग्मनज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, युग्मनज। तो निषेचन जैसे ही होगा, मतलब मेल और फीमेल गैमीट जब आपस में मिलते हैं तो उसके बाद क्या बनता है, एक डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में क्या होता है, लगातार समसूत्री विभाजन होता है, यानी कि माइटोसिस डिवीजन होता है। माइटोसिस डिवीजन के परिणाम स्वरूप आप देखेंगे कि ये जो एक डिप्लॉइड जाइगोट होता है, इस एक जाइगोट की कोशिका से आप देखेंगे पहले 2 सेल वाली कोशिका बनेगी, फिर दूसरी बार समसूत्री विभाजन होगा तो 4 कोशिकाएं बनेगी, फिर 4 से 8 कोशिकाएं बनेगी, 8 से 16 कोशिकाएं बनेगी। लेकिन एक चीज आपको याद रखना है कि ये जो एक जाइगोट है, इस जाइगोट के अंदर, जैसे मान लीजिए इस जाइगोट के अंदर एक कोशिका से कितनी कोशिका बन गई, पहली बार जब समसूत्री विभाजन होगा तो एक कोशिका से इसके अंदर 2 कोशिकाएं बन जाएगी। लेकिन कोशिका अपने आकार में वृद्धि नहीं करेगी, कोशिकाओं की संख्या जो है वो भले ही बढ़ती जाएगी। मतलब यहां पे आप देखेंगे कि कोशिकाओं की संख्या जो है लगातार बढ़ेगी। जब इसमें समसूत्री विभाजन होगा जाइगोट में, तो समसूत्री विभाजन के कारण एक कोशिका से 2 कोशिका बनेगी, 2 कोशिका से फिर आप देखेंगे इस प्रकार से 4 कोशिका बन जाएगी, 4 से फिर आप देखेंगे कि इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बन जाएगी, इस प्रकार से 8 कोशिकाएं बन जाएगी। तो आप क्रमशः देखेंगे कि यहां पे जो पूरी की पूरी सेल बनेगी, कई सारे स्टेप में यह प्रक्रिया संपन्न होगी। तो सबसे पहले जो जाइगोट है इसमें समसूत्री विभाजन होगा, एक से कई कोशिकाएं बनेगी। हमारे कहने का मतलब यह है कि भले ही एक से कई सारी कोशिकाएं बनेगी, लेकिन कोशिका अपने आकार को इंक्रीज अभी नहीं करेगी। मतलब सबसे पहले आप देखेंगे कि जो हमारा जाइगोट बना है, इस जाइगोट में क्या होता है, समसूत्री विभाजन होता है। तो पूरी की पूरी ये जो प्रक्रिया होती है, ये कुछ स्टेप में संपन्न होती है। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप है वो है विदलन यानी कि मोरुला का निर्माण। सबसे पहले स्टेज में किसका निर्माण होगा, मोरुला का फॉर्मेशन होगा। फिर इसके बाद ब्लास्टुला निर्माण होगा, जिसको कि हम ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। इसके बाद ब्लास्टुला के बाद फिर देखिए गैस्ट्रुलेशन होगा, यानी गैस्ट्रुला का निर्माण होगा, या कि आप कह सकते हैं जनन स्तरों का निर्माण होगा। इसके अलावा फिर गैस्ट्रुला से किसका निर्माण होगा, शिशु का निर्माण होगा। तो 4 स्टेप में यहां पे हम समझेंगे कि भ्रूणीय विकास की जो प्रक्रिया होती है, जाइगोट से कैसे 4 स्टेप में ये प्रक्रिया पूरी की पूरी संपन्न हो। मतलब जाइगोट से लेकर के आप देखेंगे कि कैसे एक परिपक्व शिशु का निर्माण होता है, यहां तक की पूरी प्रक्रिया 4 स्टेप में संपन्न होगी। सबसे पहले यदि हम बात करते हैं विदलन या मोरुला का निर्माण, तो देखिए विदलन का या मोरुला का निर्माण कैसे होगा। तो देखिए, निषेचन के बाद क्या होता है, जो निषेचित अंडाणु होता है, क्या होता है, निषेचन के बाद जो निषेचित अंडाणु है, यानी जो जाइगोट है, या जिसको आप कह सकते हैं युग्मनज, इनमें क्या होता है, तेजी से समसूत्री विभाजन होता है, जिससे क्या होता है, ये कई कोशिकाओं या समूहों में बढ़ जाता है। अर्थात इस प्रकार होने वाले विभाजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, इस प्रकार की विभाजन की क्रिया को हम विदलन कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो विदलन होता है, विदलन का मतलब क्या है, जो हमारा जाइगोट बना है उस जाइगोट में लगातार क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके चलते क्या होगा, कई सारी कोशिकाएं बनने लगेगी, और कोशिका जो बनेगी कई समूहों में बढ़ जाएगी। कहने का मतलब यह है कि जो जाइगोट था हमारा, उसमें कई बार विभाजन हुआ, जिसके चलते यहां पे आप देखेंगे कई सारी कोशिकाएं बन जाएगी। इसी प्रक्रिया को हम कहेंगे विदलन। देखिए, तो अब निषेचन हुआ, जाइगोट बना। अब जाइगोट में क्या हुआ, विभाजन हुआ। तो ये मान लीजिए क्या है, जाइगोट है। अब इस जाइगोट से मान लीजिए इसके अंदर 2 कोशिकाएं बन गई, तो इन कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। क्या कहेंगे, इन कोशिकाओं को हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। क्या कहेंगे, ब्लास्टोमियर्स कहेंगे।
तो इनको हम कहेंगे ब्लास्टोमियर्स। तो ये जब ब्लास्टोमियर्स 16 कोशिकाओं वाला हो जाएगा, कितने कोशिकाओं वाला? 16 कोशिकाओं वाला हो जाएगा, तब इसे हम क्या कहेंगे? तब इसे हम मोरूला कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप देखेंगे कि जो जाइगोट होता है, जाइगोट में समसूत्री विभाजन होगा तो 1 से 2 कोशिका बनेगी, 2 से 4, 4 से 8 और 8 से 16। तो जब 16 कोशिकाओं वाला जाइगोट बन जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? मोरूला स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? मोरूला कहते हैं। तो विदलन का मतलब क्या हुआ? विदलन का मतलब है क्लीवेज यानी कि विभाजन। तो समसूत्री विभाजन होगा लगातार, और जब 16 कोशिकाओं वाली कोशिका बन जाएगी, जब ब्लास्टोमियर्स 16 कोशिकाओं की हो जाएगी, मतलब जाइगोट जो है हमारा वह 16 कोशिकाओं वाला बन जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे? मोरूला कहेंगे। और मोरूला वाली जो स्थित होती है ये मोरूला स्टेज है। अब इस मोरूला स्टेज में टोटल नंबर ऑफ सेल कितने होते हैं? इसमें आप देखेंगे 16 सेल दिखाई देने लगेंगे। मतलब मोरूला स्टेज जो होती है एक ऐसी स्टेज होती है जिसमें आपको 16 कोशिकाएं दिखाई देगी, और इन 16 कोशिकाओं को हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। ये जो पूरी कोशिकाएं दिखाई दे रही है इनको हम क्या कहेंगे? ब्लास्टोमियर्स कहेंगे। तो मोरूला जो होता है, मोरूला शब्द कहां से आया है? आप सहतूत का प्लांट देखे होंगे, उसका जो फल देखे होंगे जिसको हम बोलते हैं मलबेरी, तो मलबेरी शब्द से यहाँ पे मलबेरी शब्द से मोरूला शब्द बना है, क्योंकि ये अवस्था जो होती है ये एक ठोस संरचना होती है। जो मोरूला होती है एक ठोस संरचना होती है, और इसके जो कोशिकाएं होती है, जैसे आप सहतूत के प्लांट में उसका जो फल होता है गुच्छे के रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार से ये जो ठोस संरचना है इसके अंदर गुच्छे के रूप में कोशिकाएं जो है 16 कोशिकाएं एकत्रित हो जाएगी। इस अवस्था को हम कहेंगे मोरूला स्टेज। तो मोरूला स्टेज में कुछ नहीं होता है, सिंपल सी बात है कि जाइगोट में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, तो उसके चलते 16 कोशिकाएं बन जाएगी, और 16 कोशिका वाली अवस्था को हम क्या बोलते हैं? मोरूला बोलते हैं। तो आपको याद रखना है। अब मोरूला के बाद दूसरी स्टेज आती है ब्लास्टुला का निर्माण। तो मोरूला से देखिए अब क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। तो देखिए जो ब्लास्टोमियर कोशिकाएं बनी है उनमें और विभाजन होगा, और विभाजन के परिणाम स्वरूप और अधिक कोशिकाएं बनेगी। तो जो मोरूला अवस्था होती है, इसके बाद देखिए मोरूला क्या होता है? मोरूला के जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, मतलब जो मोरूला की कोशिकाएं होती है, ये विभाजित होने लगती है, और इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है कि उनके बीच में एक ब्लास्टोसील नामक कैविटी यानी कि गुहा बन जाती है। और आप ये भी कह सकते हैं कि मोरूला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लास्टुलेशन कहलाती है। दो बातें हैं यहाँ पे। पहली चीज क्या है कि अगर मोरूला से ब्लास्टुला बन रहा है तो मोरूला से ब्लास्टुला बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लास्टुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? ब्लास्टुलेशन कहलाती है। इस स्टेज में क्या होगा? जो 16 कोशिकाएं बनी थी उन कोशिकाओं में और इंक्रीज होगा, मतलब और विभाजन होगा, तो और अधिक कोशिकाएं बनेगी, और वो कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी कि उनके बीच में एक कैविटी बन जाएगी, मतलब एक गुहा बन जाती है, जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील गुहा या ब्लास्टोसील कैविटी। तो आप देख सकते हैं कि इसमें क्या हो रहा है? ये जो पूरी की पूरी सेल या कोशिकाएं थी ये इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई है किनारे किनारे कि इनके बीच में एक गुहा बन गई है, कैविटी बन गई है, और इस कैविटी को हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। क्या बोलते हैं इसको हम ब्लास्टोसील कैविटी बोलते हैं। और इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? ब्लास्टुलेशन बोलते हैं। मतलब ब्लास्टुला के बनने की क्रिया क्या कहलाती है? ब्लास्टुलेशन कहलाती है। तो मोरूला से क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। तो मोरूला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया कहला गई ब्लास्टुलेशन। अब ये जो ब्लास्टुला अवस्था बन गई है ये लगभग 24वें दिन तक, गर्भावस्था के आप देखेंगे लगभग 24वें दिन तक यह भ्रूण जो होता है अब गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में धंस करके स्थापित हो जाता है। लगभग जैसे ही निषेचन के बाद आप देखेंगे लगभग 24वें दिन, कौन से दिन? लगभग 24वें दिन क्या होगा? जब ब्लास्टुला अवस्था लगभग बनने लगेगी, वैसे ही ये ब्लास्टुला कहां जाकर के? गर्भाशय की एंडोमेट्रियम में जाकर के एकदम से स्थापित हो जाएगा। मतलब इसका क्या हो जाएगा? रोपण हो जाएगा गर्भाशय के अंदर। तो आपने देखा कि मोरूला से क्या बन चुका है? ब्लास्टुला बन चुका है। और ब्लास्टुला में क्या हो गया है? एक कैविटी बन गई है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी। और जो कोशिकाएं हैं ये किनारे इस प्रकार से व्यवस्थित हो गई है कि इनके बीच में एक गुहा बन गई है। तो ब्लास्टुला अवस्था में आपको याद रखना है कि एक कैविटी बन जाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, और इसमें जो कोशिकाएं होती है वो किनारे किनारे एक क्रम में बढ़िया व्यवस्थित हो जाती है। तो ये है दूसरी स्टेज ब्लास्टुला का निर्माण। अब तीसरी स्टेज है गैस्ट्रुला का निर्माण। तो जो गैस्ट्रुला है इसका निर्माण आप देखेंगे, गैस्ट्रुला के निर्माण में आप देखेंगे कि 3 जनन स्तरों का निर्माण होगा। कितनी जनन स्तरों का निर्माण होगा? 3 जनन स्तरों का निर्माण। तो अब देखिए ब्लास्टुला में क्या होगा? जो ब्लास्टुला अवस्था हमारी बनी है इसमें फिर से क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, और कोशिकाएं और इंक्रीज होगी, और जब कोशिकाएं और इंक्रीज होगी तो ये जो ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं जो बनी हैं ये और ज्यादा मात्रा में इंक्रीज होगी, समसूत्री विभाजन होगा, जिसके चलते ये पुनः व्यवस्थित हो जाएंगी, और व्यवस्थित करके भ्रूण जो होता है इसके चारों तरफ 3 जनन स्तरों का निर्माण कर देते हैं। तो कौन कौन सी 3 जनन स्तरें हैं? देखिए, पहली है एक्टोडर्म,
दूसरी है मेसोडर्म और तीसरी है एंडोडर्म। सबसे आंतरिक वाली लेयर कहलाएगी एंडोडर्म, बीच वाली मेसोडर्म, नाम से स्पष्ट है। फिर इसके बाद एक्टोडर्म, सबसे बाहरी परत जो बनेगी वो कौन सी कहलाएगी? एक्टोडर्म कहलाएगी। सिंपल सा फंडा है कि मोरुला से ब्लास्टुला बनेगा, ब्लास्टुला से फिर गैस्टुला बनेगा। तो गैस्टुला बनेगा मतलब गैस्टुला में आप देखेंगे कि 3 जनन स्तरें बनेगी। तो यह आप गैस्टुला का निर्माण है, इसमें आप ये भी लिख सकते हैं कि 3 जनन स्तरों का निर्माण। तो गैस्टुला बनेगा मतलब 3 जनन स्तरें बनेगी। तो अब ब्लास्टुला से देखिए क्या बनेगा? गैस्टुला बनेगा। तो जब भी आप देखेंगे कि ब्लास्टुला से गैस्टुला बनता है तो ब्लास्टुला से गैस्टुला बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैस्टुलेशन कहलाती है। क्या कहलाती है? गैस्टुलेशन कहलाती है। तो हमेशा याद रखना कि जैसे ही ब्लास्टुला बना है, ब्लास्टुला में फिर से समसूत्री विभाजन होगा और कोशिकाओं में और ज्यादा मात्रा बढ़ेगी, मतलब और कई सारी कोशिकाएं बन जाएगी। समसूत्री विभाजन चूंकि लगातार हो रहा है तो ज्यादा मात्रा में और कोशिकाएं बनेगी, और जब ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बनेगी तो ये कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है कि 3 जनन स्तरें बन जाती है। अब देखिए, अब ये जो 3 जनन स्तरें बन गई है, देखिए गैस्टुला अवस्था में क्या हुआ है? बहुत ज्यादा मात्रा में कोशिकाएं बन गई है। अब ये कोशिकाएं जो बनी है 3 जनन स्तरों का निर्माण कर रही है, मतलब गैस्टुला अवस्था में 3 जनन स्तरों का निर्माण हो रहा है। तो अब ब्लास्टुला से क्या बन चुका है? गैस्टुला बन चुका है। तो गैस्टुला में क्या होता है? 3 जनन स्तर, मतलब 3 लेयर बन जाती है, 3 जर्मिनल लेयर बन जाती है। तो देखिए सबसे जो बाहरी वाली लेयर, ये वाली जो पूरी लेयर दिखाई दे रही है, इसको हम कहते हैं एक्टोडर्म। ये जो मध्य वाली परत है इसको बोलते हैं हम क्या? मेसोडर्म बोलते हैं। और ये जो हमारी अंत में जो आखिरी वाली है, ये वाली जो अंदर वाली, इसको हम क्या बोलते हैं? एंडोडर्म बोलते हैं। तो सिंपल सा फंडा है कि सबसे पहले आप देखेंगे कि ये हमारा विदलन या मोरुला का निर्माण होगा, मतलब जाइगोट में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिसके चलते कोशिकाएं बनेगी। उन कोशिकाओं को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स कोशिकाएं। अब जब ब्लास्टोमियर्स 16 कोशिकाओं वाला हो जाएगा, मतलब जाइगोट जब 16 कोशिकाओं वाला हो जाएगा तो उसे हम कहते हैं मोरुला। मोरुला क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसके समान होता है? ये होता है सहतूत यानी कि मलबेरी के समान ठोस संरचना होती है, इसे हम कहते हैं मोरुला। फिर मोरुला से आप देखेंगे क्या बन जाएगा? मोरुला से बनता है फिर ब्लास्टुला। तो मोरुला से ब्लास्टुला बनने की प्रक्रिया कहलाती है ब्लास्टुलेशन। तो ब्लास्टुला जब बन जाएगा तो कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाएगी कि बीच में एक कैविटी बन जाएगी, जिसे हम बोलेंगे ब्लास्टोसेल कैविटी। और ब्लास्टुला बनने के बाद जो भ्रूण है वो कहां जाकर के स्थापित हो जाएगा? गर्भाशय के एंडोमेट्रियम में जाकर के स्थापित हो जाएगा। उसके बाद गैस्टुला अवस्था स्टार्ट होगी। तो जब ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेगा उसे हम बोलेंगे गैस्टुलेशन। और जब गैस्टुला बनेगा इसका मतलब यह है कि 3 जनन स्तरें बनेगी। तो 3 जर्मिनल लेयर बनेगी और तीनों जनन स्तरें ही मिलकर के पूरे शरीर का निर्माण करती हैं। मतलब शरीर के सभी अंगों का निर्माण कौन करेगा? तो यही जो 3 जनन स्तरें बनी हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो आप देख सकते हैं ये जो हमारी बन चुकी है यहाँ पे एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, यही तीनों जनन स्तरें ही क्या करेगी? शरीर के विभिन्न भागों का निर्माण करेगी। मतलब जो भ्रूण डेवलप हो रहा है उस भ्रूण के सभी भागों का निर्माण करेगी यही तीनों लेयर, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। यहां से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या आ सकता है? जैसे एक्टोडर्म है तो आपसे पूछेगा कि जो एक्टोडर्म की कोशिकाएं होती है, एक्टोडर्म से किन किन अंगों का निर्माण होता है? तो आप बताएंगे कि एक्टोडर्म से आप देखिए शरीर की जो तंत्रिका तंत्र होती है, जो नर्वस सिस्टम है शरीर का, इसके अलावा मस्तिष्क या ब्रेन, इसके अलावा मेरुरज्जु या स्पाइनल कार्ड, कपालीय जो उपास्थियां होती है, इसके अलावा जो आंख की रेटिना होती है या आंख की जो आप कह सकते हैं कार्निया होती है, और जो आंख का लेंस होता है। मतलब आंख का अधिकतर पार्ट का निर्माण कौन कर रहा है? तो एक्टोडर्म कर रहा है। इसके अलावा जो हमारा ब्रेन वाला पार्ट है इसका अधिकतर भाग भी कौन बना रहा है? तो एक्टोडर्म बना रहा है। तो एक्टोडर्म देखिए क्या कर रहा है? तंत्रिका तंत्र बनाया, मस्तिष्क बनाया, फिर मेरुरज्जु बनाने का काम करेगा तंत्रिका, फिर इसके अलावा रेटिना, आंख की कार्निया और लेंस, इसके अलावा जो अंतःकर्ण, देखिए जो बाह्य कर्ण होता है ये पिन्ना कहलाता है, ये बाहरी वाला जो कर्ण है ये बाह्य कर्ण, ये पिन्ना है, और जो आंतरिक भाग है कर्ण का इसका निर्माण कौन करेगा? तो एक्टोडर्म करेगा। इसके अलावा मलाशय जहां पे मल एकत्रित होता है इसका निर्माण, इसके अलावा मुख गुहा जिसको बक्कल कैविटी कहते हैं, इसका भी निर्माण कहां से होगा? तो सबका निर्माण एक्टोडर्म करेगा। इसके अलावा जो भी संवेदी अंग होते हैं, सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, इसके अलावा जो पिनियल ग्रंथि होती है, इन पिनियल ग्रंथि का निर्माण भी कौन करेगा? तो एक्टोडर्म करेगा। इसके अलावा देखिए जो पीयूष ग्रंथि होती है, पीयूष ग्रंथि में आप देखेंगे 3 पाली होती है, अग्रपाली, मध्यपाली और पश्चपाली। तो जो अग्रपाली है और पश्चपाली और मध्यपाली
तो इसमें से जो मध्यपाली होती है यानी मध्यपिंड इसको आप कह सकते हैं, और जो पश्चपाली होती है, तो पश्चपाली यानी पश्चपिंड और मध्यपिंड, इसका निर्माण कौन करेगा? एक्टोडर्म करेगा। तो इन सारे अंगों का निर्माण कौन करेगा? एक्टोडर्म करेगा। मेसोडर्म की यदि हम बात करते हैं तो देखिए मेसोडर्म के द्वारा भी बहुत सारे अंगों का निर्माण होगा। इसमें से अधिकतर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए जो वृषण होता है और अंडाशय, जो कि एक प्रकार के जनद या गोनेट्स होते हैं, इनकी उत्पत्ति कहां से होती है? तो गोनेट्स या जनद की उत्पत्ति कहां से होती है? तो मेसोडर्म से होती है। देखिए इस स्तर के द्वारा कशेरुकदंड, जिसको कि आप रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड कहते हैं, उसका निर्माण होगा। इसके अलावा जो उपांगीय कंकाल होते हैं, एपेंडिकुलर स्केलेटल जो होते हैं, उपांगी कंकाल होते हैं, इनका निर्माण भी कहां से होगा? तो मेसोडर्म से होगा। जो रेखित, अरेखित व हृदयक तीनों प्रकार की पेशियां होती है, इनका निर्माण भी कहां से होगा? मेसोडर्म से। जनद मतलब गोनेट्स होते हैं यानी वृषण और अंडाशय, इनकी उत्पत्ति भी कहां से होगी? मेसोडर्म से होगी। मतलब इनका निर्माण भी किस परत से होता है? मेसोडर्म से होता है। इसके अलावा वृक्क का निर्माण यानी कि किडनी का निर्माण भी कहां से होगा? मेसोडर्म से होगा। जो जनन नलियां होती है, इसके अलावा जो रुधिर परिसंचरण तंत्र है यानी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इसका निर्माण भी कहां से होगा? मेसोडर्म से होगा। लसिका तंत्र यानी कि लिम्फ सिस्टम, और जो स्प्लीन या प्लीहा होता है, जिसको कि हम कब्रिस्तान बोलते हैं आरबीसी का, तो इन सब का निर्माण कहां से होगा? मेसोडर्म से होगा। इसके अलावा एंडोडर्म की यदि हम बात करते हैं तो देखिए एंडोडर्म के द्वारा भी कई सारे अंगों का निर्माण होगा। एंडोडर्म किसका किसका निर्माण करेगी? तो अमाशय का यानी स्टमक का, इसके अलावा इंटेस्टाइन यानी कि आंत, जीव का निर्माण करेगी, यकृत या लीवर का निर्माण करती है, अग्नाशय यानी कि पैंक्रियाज का भी निर्माण करेगी। इसके अलावा जो थायराइड ग्रंथि होती है, पैराथायराइड ग्रंथि होती है, जो पीयूष ग्रंथि की अग्रपाली है, इसका भी निर्माण कहां से होगा? एंडोडर्म से होगा। देखिए पीयूष ग्रंथि की जो मध्यपाली होती है और जो पश्चपाली होती है, इसका निर्माण तो हो जाता है एक्टोडर्म से, और जो अग्रपाली होती है उसका निर्माण कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। इसके अलावा जो थाइमस ग्रंथि होती है, इसका निर्माण भी एंडोडर्म से होता है। फिर फेफड़ों का निर्माण भी कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। इसके अलावा जो यूरेथ्रा होता है, यूरेथ्रा जो होता है, यूरेथ्रा का निर्माण भी कहां से होता है? तो एंडोडर्म से होता है। जो योनि की दीवार होती है, इसका निर्माण भी कहां से होता है? एंडोडर्म से होता है। तो इन तीनों का ही आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इनसे संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। कभी कभी आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि इनके द्वारा किसका निर्माण होता है, या आपसे डायरेक्ट कोई भी पार्ट का नाम लिख देगा और आपसे यह पूछेगा कि इसका निर्माण भ्रूण की किस स्तर के द्वारा होता है। तो आपको यह सब पता होना चाहिए। तीनों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि गैस्ट्रुला का निर्माण हुआ, मतलब 3 जनन स्तरों का निर्माण होगा, और यही 3 जनन स्तरें ही क्या करेगी? शरीर के सभी अंगों का निर्माण करेगी। तो अब देखिए आप यहां तक की कहानी आपने देख ली है। अब इस समय तक भ्रूण जो है, भ्रूण का लगभग जो सिर होता है वो शरीर का लगभग आधा बन चुका होता है। इसके अलावा 3 माह तक, जैसे ही भ्रूण 3 माह का होगा, 3 माह तक में भ्रूण जो है लगभग 3 इंच लंबा हो जाएगा। कितने इंच लंबा हो जाएगा? लगभग 3 इंच लंबा हो जाएगा भ्रूण। इसके अलावा इसमें कंकाल तंत्र भी बनने लगता है। भ्रूण के तीसरे माह में आप देखेंगे कंकाल तंत्र का निर्माण भी होने लगता है। इसके अलावा जब भ्रूण का चौथा माह आता है तो भ्रूण के चौथे माह के डेवलपमेंट के दौरान आप देखेंगे कि भ्रूण जो होता है वो लगभग 7 इंच लंबा हो जाता है, तथा इसमें सिर वाला भाग बनने लगता है। शरीर पर जगह जगह रोएं निकल आती है, हेयर निकलने लगती है। इसके अलावा 5वें माह में आप देखेंगे कि आहार नाल बनने लगती है। आहार नाल के अलावा रक्त व अस्थिमज्जा, बोन मैरो का भी पूर्णतः निर्माण होने लग जाता है। और जब आप 6वें माह में देखेंगे तो 6वें माह में जो भ्रूण होता है या जो फीटस होता है, ये मानव का छोटा रूप धारण कर लेता है लगभग। जैसे ही 6वां माह कंप्लीट होने लगेगा वैसे ही जो भ्रूण होता है लगभग फीटस जो है मानव का छोटा सा रूप धारण कर लेता है। इसके अलावा इस माह के प्रारंभ में क्या कर सकते हैं? भ्रूण के हृदय की जो धड़कन होती है उसको उदर गुहा के ऊपर से सुना जा सकता है। जैसे ही आप फीमेल के उदर गुहा के ऊपर वाले पार्ट से सुनेंगे तो भ्रूण के हृदय की धड़कन आपको सुनाई देने लग जाएगी। मतलब 6वें माह में आपको जो भ्रूण है उसके हृदय की धड़कन सुनाई देने लग जाएगी। अगर आप फीमेल के उदर गुहा के ऊपरी वाले भाग में कान लगा के सुनेंगे तो आपको स्पष्ट रूप से सुनाई देगा। इसके अलावा 7वें माह तक जो फीटस होता है वो मानव के गर्भाशय के बाहर रहने योग्य हो जाता है। मतलब जो पूरा का पूरा जो शिशु डेवलप हो रहा है अंदर, यानी जो भ्रूण से शिशु बन रहा है, यानी आप कह सकते हैं कि जैसे ही 7वां माह कंप्लीट होगा, 7वें माह अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद भ्रूण सक्षम हो जाता है कि वो गर्भ के बाहर रह सकता है, मतलब बाहर आने के योग्य हो जाता है 7वें माह में। इसके अलावा आप देखिए जब 8वां माह स्टार्ट होगा तो 8वें माह में क्या होगा? भ्रूण में वसा का जमाव होने लगेगा।
लगेगा। और जब वसा का जमाव होगा शरीर के अंदर, मतलब जो शरीर है उसमें इंक्रीज होगा, शरीर में क्या होगा, शरीर जो है भरा पूरा होने लगेगा, शरीर डेवलप होने लगेगा और विकसित होने लगेगा। इसके अलावा 90 माह तक जो भ्रूण होता है वो लगभग 20 इंच लंबा हो जाता है। कितने इंच लंबा हो जाता है? 20 इंच लंबा। और जो वजन होता है उसका कितना हो जाता है? लगभग 6 से 8 पाउंड वजन हो जाता है। और इस अवस्था में शिशु जो है जन्म के लिए पूरी तरह से रेडी हो जाता है। और आप देखेंगे 9 महीने के बाद एक प्रसव की क्रिया होगी और उस प्रसव की क्रिया के माध्यम से ये जो शिशु है ये बाहर निकल जाएगा। सिंपल सी बात है कि हमने देखा कि 4 स्टेज में हमारी पूरी की पूरी ये कहानी हो रही है। तो हमने क्या देखा? सबसे पहले होगा विदलन यानी कि मोरुला का निर्माण। तो जो जाइगोट था हमारा, जाइगोट में लगातार समसूत्री विभाजन हुआ जिसके द्वारा आप देखेंगे ब्लास्टोमियर की कोशिकाएं बनी है। और जब ब्लास्टोमियर 16 कोशिकाओं का बन जाएगा, मतलब जाइगोट जब 16 कोशिकाओं में विभाजित हो जाएगा तो उसको हम बोलेंगे मोरुला, क्योंकि यह सहतूत या मलबेरी के समान ठोस संरचना होती है, इसलिए इसे हम मोरुला बोलते हैं। फिर मोरुला से क्या बनेगा? ब्लास्टुला बनेगा। तो मोरुला से जो ब्लास्टुला बनता है, ब्लास्टुला बनने की क्रिया ब्लास्टुलेशन कहलाती है। इस अवस्था में क्या होता है? कोशिकाएं इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाती है कि उनके बीच में एक कैविटी बन जाती है जिसे हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी या ब्लास्टोसील गुहा। अब इसके बाद क्या होगा? गैस्टुला का निर्माण होगा। तो गैस्टुला के निर्माण में क्या होगा? जब ब्लास्टुला से गैस्टुला बनेगा तो इस अवस्था को हम बोलते हैं गैस्टुलेशन। और आप देखेंगे कि जैसे ही गैस्टुला बनेगा वैसे ही उसमें 3 जनन स्तरों का निर्माण हो जाएगा, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। और यही एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म शरीर के सभी अंगों का निर्माण करते हैं। फिर उसके बाद यह प्रक्रिया लगभग 3 माह तक की हो चुकी रहती है और 3 माह में भ्रूण जो होता है वो लगभग 3 इंच लंबा हो जाता है। चौथे माह तक लगभग 7 इंच लंबा हो जाता है और धीरे धीरे सभी अंगों का निर्माण होता चलता है। जैसा कि हमने आपको क्रमशः यहाँ पे बताया है कि 3 माह में क्या होगा, चौथे माह में किसका निर्माण होगा, 5वें 6वें माह में क्या होगा, फिर 6ठे 7वें माह में। तो 7वें माह के बाद जो भ्रूण होता है ये बाहर रहने योग्य हो जाता है और 9 माह जब कंप्लीट हो जाते हैं तो ये बाहर आने के लिए क्या होगा, गर्भाशय के अंदर संकुचन और शिथिलन होता है, क्योंकि मांसपेशियां होती है, मांसपेशियों में क्या होगा, संकुचन और शिथिलन की क्षमता पाई जाती है। तो आप देखेंगे कि एक प्रसव की क्रिया होगी, जिस प्रसव की क्रिया के माध्यम से ये जो शिशु बना है ये तैयार होकर के बाहर निकल जाएगा। तो आप सिंपल सा बात है कि पूरा का पूरा ये जो हमारा भ्रूणी विकास है इसको हमने यहाँ पे आपको कम से कम समय में पूरा का पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपकी वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट जरूर करें, साथ ही साथ दोस्तों के बीच भी ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर किया करें। यदि आपको हैंड रिटन नोट्स लेना है तो आप उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। आपको बाकायदे के साथ हैंड रिटन नोट प्रोवाइड कराई जाएगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन आपको यहां से तैयार करना है कि मानव में जो भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या होती है, जो भ्रूणीय झिल्लियां होती है, देखिए एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है, जो भ्रूणीय झिल्लियां होती है, जो पूरा का पूरा शिशु तैयार हो जाएगा, उस शिशु तैयार होने के बाद देखेंगे आप, जैसे मान लीजिए ये क्या है, पूरा का पूरा शिशु तैयार हो गया। तो ये जो पूरा शिशु तैयार हो गया है किसके अंदर, यानी गर्भाशय के अंदर, ये जो 9 मंथ का पूरा कंप्लीट शिशु हो गया है, इससे इसके चारों तरफ आप देखेंगे, चारों तरफ क्या होगा, चारों तरफ 4 झिल्लियां बनेगी जिनको हम बोलते हैं भ्रूणीय झिल्लियां। मतलब भ्रूण के चारों तरफ आप देखेंगे 4 झिल्लियों का निर्माण होगा जिन्हें हम बोलेंगे भ्रूणीय झिल्लियां। तो भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है, 4। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि मानव में भ्रूणीय झिल्लियों की संख्या कितनी होती है। तो आपको याद रखना है मानव में भ्रूणीय झिल्लियां कितनी होती है, 4। उनका अगर आपको नाम भी जानना है तो आप लिख सकते हैं एमनियन। एक क्या होता है, एक भ्रूणीय झिल्ली होती है एमनियन। क्या होती है, एमनियन। फिर एक होती है कैरियन, एक होती है कैरियन, एमनियन हो गया, कैरियन हो गया। फिर एक है योक सैक। क्या है, योक सैक है। ये योक सैक जो है भ्रूण को धक्का वगैरह से बचाता है। इसके अलावा एक है एलेंटाइस। क्या है, एक है एलेंटाइस, एलेंटाइस। तो ये चारों के चारों जो भ्रूणीय झिल्लियां होती है ये भ्रूण को सुरक्षा प्रोवाइड कराती हैं, धक्कों आघातों से बचाती हैं। तो इस प्रकार से आप इसका भी पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये जो आपका गैस्टुला का निर्माण है इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पूरा का पूरा आप इसका स्क्रीनशॉट भी आसानी से ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और अगर आपका कोई डाउट रहता है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। हम या तो उसकी अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे या तो उसका सलूशन आपके हम पूरा का पूरा कमेंट सेक्शन में ही कर देंगे या तो हम अलग से वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।